ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों चैप्टर 17 ही कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 है। दोस्तों आज के इस चैप्टर में मैं आपको कुछ एक नया क्वेश्चन टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर कैप्लॉन से कराऊंगा एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था सेम कंसेप्ट हम फॉलो करेंगे, बट द पॉइंट इज देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट इन दिस अंडरस्टैंडिंग। तो एक बार आप रजिस्टर ओपन करें और मेरी बात को ध्यान से सुने। चैप्टर 17 प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेक्चर 5 यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, इस बात में विश्वास रखिए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो हेडिंग्स नीचे मैंने लिखी हैं लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में भी बताई थी मैंने। क्या बताया था? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, check the additional information, put a star on the adjustment as well as in the trial balance. It is better to prepare a format of SOFP, SOCI before attempting the question. Start from the trial balance, जो हमने एक आध गलती भी कर दी थी। तो do from the credit side, पहले credit balances करते हैं क्योंकि वो कम होते हैं और कोई कारण नहीं है। एंड देन थिंक, उस क्रेडिट बैलेंस पर सोचिए, क्योंकि या तो इनकम हो सकती है, लाइबिलिटी हो सकती है। अगर इनकम है तो एसओसीआई में डाल दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और अगर लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट एसओएफपी में आ जाएगी। ठीक है जी। उसको कंप्लीट करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है जिसमें आपने स्टार लगाया उसको अंदर दिखाइए। नेक्स्ट इज आफ्टर कंप्लीटिंग द क्रेडिट बैलेंस गो इन द डेबिट बैलेंस। डेबिट में या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगा। एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में, अदरवाइज बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, एसओएफपी में एक्सपेंसेस, बिकॉज एक्सपेंसेस हैव द डेबिट बैलेंस। तो मैंने क्या किया, जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने स्लाइड्स डिक्टेट की थी उनको दोबारा से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया क्लास नोट्स। बेटे कॉपी पेस्ट इसलिए किया कि आपको वो बात दोबारा से आपके माइंड में रिवाइज हो जाए दैट दीज आर द रूल्स, दीज आर द प्रैक्टिसेस विच वी फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज द कंसेप्ट्स। हमने कुछ रट्टाफिकेशन की बात नहीं की, हमने उसको सिस्टमेटिक वे में करने की बात की। ठीक है जी। फिर मैंने बताया था पोस्टिंग क्या करते हैं। आफ्टर बेसिक पोस्टिंग वी विल गो फॉर द एडजस्टमेंट्स। रीजन दो हो सकती हैं, या तो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है क्योंकि वो एसीसी नहीं कर रहा, वो अकाउंटेंट है नॉर्मल, और गलतियां भी कर सकते हैं, उनको सब हम ठीक करेंगे। फिर मैंने कहा था जब आप ठीक करते हैं तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपने डेबिट क्या किया और क्रेडिट क्या किया। अगर वो डेबिट ऑलरेडी अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो उसको नया अकाउंट बनाना नहीं है, अब चेक करना है कि वेदर इट हैज़ अ डेबिट बैलेंस। और जो आपने उसको किया अभी डेबिट है तो डेबिट डेबिट ऐड होते हैं, डेबिट क्रेडिट माइनस होते हैं, क्रेडिट डेबिट माइनस होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होते हैं। ठीक है जी, ये बात हमने करी। फिर मैंने कहा था आपको कि आप क्या करें, कुछ भी करने से पहले इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। खांचे बना डालिए। जैसे ऑरेंज बार होती है, आप ऑरेंज बार खाते हैं तो बेटे खांचे बने होते हैं ना, सारी ऑरेंज बार एक जैसी होती हैं। इट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर अ खांचा, यू हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट फॉर एसओसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एसओएफपी। मैंने तो बना दिए भैया खांचे, आप देख लो। क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, मैं रुका हुआ हूँ, आप बनाएंगे तो मुझे अच्छा ही रहेगा, अच्छा लगेगा बेटे कि आपने मेरी बात मानी। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, फिर बैलेंस शीट बना दी, और एटलीस्ट मोटी मोटी फिगर्स तो डाल ही दी। नॉन करंट एसेट की हेडिंग डाल दी, करंट एसेट की हेडिंग डाल दी, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी इंटरनली क्या क्या आएगा, तो एटलीस्ट ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो मैंने कर ही दिया। आराम से बेटे 3 स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। वैसे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी नहीं पूछा, बट स्टिल हम बना लेंगे या वर्किंग नोट बनाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप बनाइए, मैं रुक गया हूँ, मैं आप ही के लिए रुका हुआ हूँ। जल्दी से बेटे, जल्दी से एक बार बना दें, मैं तब तक क्वेश्चन में आ रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन हम कर रहे हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है बेटा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 कैप्लॉन से है। आप तब तक फॉर्मेट बनाइए, मैं इसको थोड़ा सुंदर कर दूं, ये लाइनें खींच दूं बेटे, लाइन मार दूं बेटे। आप देखिए लाइन मारने का मतलब आप गलत मत लीजिएगा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लाइंस मार दूं डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, सो दैट हमें ज़्यादा जल्दी पता चल जाए कि हमने
डेबिट बैलेंसेस की एंट्री जैसे पिछले क्वेश्चन में रह गई थी, एक आध मैंने बात करते करते भूल गया था बेटे, तो हमारे पास हमारा जो प्रोसेस है ना ये 100% प्रूव है, वो तो मैंने बात करते करते भूल गया था। रिसीवेबल्स नहीं लिखा या इरिडेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं लिखा, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, घबराना नहीं है। चलिए जी, मैंने डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस में एक इंफॉर्मेशन में मैं लाइंस ड्रॉ कर दी, मैं पढ़ने जा रहा हूँ परचेजेस। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है, प्रिपेयर फिलिप्स दिस कंपनी शी प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, आपको उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से और विद इंफॉर्मेशन की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। आप देखिए उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, देख लेते हैं क्या क्या बनाना है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडिंग टुगेदर विद बैलेंस शीट। बेटे दोनों भाई बहन है, एक बड़ा भाई है दूसरा छोटा भाई है, एक बड़ी बहन है दूसरी छोटी बहन है। आपसे खाली वो एसोसियाई नहीं पूछेंगे, वो बहन भाई दोनों पूछेंगे बेटा। इट मीन्स दे विल एटलीस्ट मिनिमम आस्क यू टू प्रिपेयर कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट तो पूछने वाले हैं। हाँ, एक कजन ब्रदर जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछ सकते हैं, कई बार नहीं भी पूछ सकते, उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने खाली 2 ही बातें पूछी हैं। और बेटे देखो इन्फॉर्मेशन 6 दी हुई है इसमें, 6 गलतियां या 6 भूल चूक अकाउंटेंट बेवकूफ़ जो इसी से नहीं कर रहा उसने ये गलतियां की हैं। देख लेते हैं बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से आ जाइए, मेरे साथ साथ चलेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जैसा मैंने आपको बताया, फिर क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने लाइन्स ड्रॉ कर ली होंगी और आप बिल्कुल कमर सीधी करके आराम से बैठे हुए हैं, टेबल चेयर में पढ़ रहे हैं, कैलकुलेटर आपके पास है, कैपलॉन खुला हुआ है, क्लास नोट्स हैं और इरादे बुलंद है। बेटे इरादे बुलंदियों पे चाहिए, मन छोटा नहीं करना है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे, नहीं बेटा। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो। बेटे पहले आइटम दिया है परचेजेस, ठीक है जी। चलिए पहले क्रेडिट बैलेंस पढ़ते हैं, इसको इस बार इस क्वेश्चन को भी पहले क्रेडिट बैलेंसेस पढ़ते हैं, फिर डेबिट बैलेंसेस पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पोस्टिंग भी पहले क्रेडिट की करनी है फिर डेबिट की करनी है, इस तरह से करते हैं। सेल्स देखिए जी, पहला 1,20,000 रुपये का आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है। सेल्स आपको पता है सेल्स इज क्या, आप देखिए इनकम है या लायबिलिटी है, इनकम है। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस गिवन है जी, बैंक बैलेंस 4,150। बेटे बैंक का तो बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, बैंक इज एन एसेट, बट इन केस यू हैव ओवरड्रॉन द मनी, अगर आपने ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, अगर आपने ओवरड्रॉ कर लिया है तो बेटे ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पर 4,150 लायबिलिटी में आएगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस है 73,100 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मीन्स बेटे अब यार देखो ये पार्टनरशिप फॉर्म है या क्या है। अब देखिए ऊपर कहीं लिखा नहीं हुआ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, नथिंग इज गिवन। इट मीन्स ईदर इट विल बी अ प्रोप्राइटरशिप फर्म और अ पार्टनरशिप फर्म, और प्रोवाइडर हो या पार्टनरशिप हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने नहीं पूछा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम क्या क्या लिखते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, irredeemable preferential capital, share premium. A company, a sole proprietorship firm, a partnership firm cannot issue these shares, cannot issue the shares, cannot, तो share premium रिवैल्यू इसको तो सवाल ही नहीं आता। हाँ रिवैल्यूएशन हो सकता है बट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इरिडीमेबल शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये कुछ नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने दे हैव नॉट आस्क्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बिकॉज इट इज अगेंस्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और अ पार्टनरशिप फर्म। सो हम क्या करेंगे, इसके वर्किंग नोट बनाएंगे। आइए जी, कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है जी बिगिनिंग में, देखिए 1 जुलाई 2006। इससे हमें अकाउंटिंग ईयर तो एटलीस्ट एक आइडिया लग सकता है कि भाई 1 जुलाई 2006 से लेकर 12 महीने कहाँ जाते हैं, 30 जून तक, तो 30 जून 2007 तक होंगे, ठीक है। अभी देख लेंगे 73,100 डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटे आप बताओ डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है या लायबिलिटी है। आपको डिस्काउंट मिला है, मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के चैप्टर में बड़ा डिटेल में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज द इनकम, इट इज नॉट योर लायबिलिटी। तो इनकम है तो बेटे इनकम में दिखाएंगे, ठीक है सर। बैंक लोन, आपने लोन लिया,
लास्ट क्वेश्चन में था लोन नोट्स, बट दिस प्रोप्राइटरशिप फर्म इंडिविजुअल कैन नॉट इशू लोन नोट्स बिकॉज ओनली अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कैन इशू। तो उन्होंने बैंक से, HDFC से, ICICI से लोन ले लिया जिसके ऊपर इंटरेस्ट 6% का है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, बेटे पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए मेरा तो, ठीक है जी। चलिए, मैं भूपेश आनंद ये कहना चाह रहा हूं कि आप सभी अपनी कैप्लॉन में आ जाएं। कैप्लॉन में हम कर रहे थे, मैं कुछ स्लाइड आगे पीछे कर गया गलती से, बेटे हम यहां पर थे। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर कितनी है जी, दिखाइए। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। बेटे 5,000 रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिकॉज इट इज ए इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म। लोन इंटरेस्ट पेड 300। अब आप ये बताइए, मैंने आपको एक बात बड़ी सिंपल सी बताई थी, 6% का लोन है, 6% अगर हम निकालें 10,000 के ऊपर तो आपको 600 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। ये बात आपको अपने आप चेक करनी है। इवन इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू calculate that how much is the total interest, because we are following revenue recognition concept, we are following accrual concept. It means those expenses which relates to that particular year should be debited in that, even if it is not being given. तो आपको लोन नोट्स में, लोन में आपको खुद कैलकुलेट करना है बेटे। 6% अगर हम निकालें 10,000 का तो 600 रुपये, $600, 600 पाउंड आ रहा है। बट वो कह रहे हैं लोन इंटरेस्ट वी हैव पेड $300। इट मीन्स 300 रुपये का जो डिफरेंस है दैट इज आउटस्टैंडिंग। ड्राइंग्स 8,000, बेटे देखो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो, अच्छा ड्राइंग्स तो अभी डेबिट साइड की आइटम है, मैं तो क्रेडिट पढ़ रहा हूँ, सॉरी सर। ट्रेड पेबल्स 5,600, सस्पेंस 8,000 दिया हुआ है जी यहाँ पे भी, ठीक है जी। डेबिट साइड पढ़ते हैं। परचेजेस 60, इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन है, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हम पिछली बार भूल गए थे डालना बेटे। इट इज नॉट अ एक्सपेंस, इट इज नॉट अ एक्सपेंस, इट इज नॉट अ एक्सपेंस, इट इज अ एसेट, ठीक है जी। इरिकवरेबल डेट्स, बेटे इरिकवरेबल डेट्स का मतलब है हमें पता चल गया कि इस व्यक्ति से पैसे आने नहीं है, मर गया, भाग गया, कोविड-19 से मर गया, तो बैड डेट्स हो गए बेटा। तो बैड डेट्स हो गए तो इट इज एक्सपेंस और लॉस, लॉस है तो बेटे इसमें आएगा कहाँ पर, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। इसका मतलब ये एसेट नहीं है, ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया बात। बैंक बैलेंस वो तो कर ही चुके हैं, डेबिट में देख रहे हैं जी। नॉन करंट एसेट 1,02,500, ठीक है, डेबिट बैलेंस है, एसेट्स है। लोन इंटरेस्ट पेड 300, मैं गलती से उधर आ गया था, लोन इंटरेस्ट पेड 300। इट मीन्स you have to pay $600 as a loan interest, but they have only paid $300. It means the balancing figure of $300 has to be paid. Drawings 8,000, it means they have introduced the capital and they have withdrawn the amount. Okay, wages 15,000, बेटे wages जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, they are related with production, वो देख लेंगे, इंफॉर्मेशन में आ जाता है बेटे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन as on 30th June 2007, it means it is a closing stock, 12,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज इन इंफॉर्मेशन। तो ये परचेजेस के साथ है, मैंने परचेजेस में स्टार लगा दिया, आप भी लगाइए। जो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो उसकी मोहब्बत जिसके साथ है, इश्क जिसके साथ है, उसके साथ स्टार लगाएं। Philip decided to write off irrecoverable debt of $1,000. This should be accounted for as an administrative and selling expenses, ठीक है जी। administrative and selling expenses में आप
स्टार लगा दे। वो कहता है जी $1000 का और भी बैड डेट उनको लगा होगा। एक तो बैड डेट यहाँ दिए हुए हैं, इरिकवरेबल 1550, इसकी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा 1550 तो हमें पता चल ही गया था, बट हमें और भी 1000 की एंट्री थी जो अकाउंटेंट ने पास ही नहीं करी। $1000 के इरिकवरेबल डेट हैं विच दे हैव रियलाइज दैट इट इज इरिकवरेबल, विच आर बैड डेट्स बट दे हैव नॉट एंटर्ड। और वो कहता है उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग कॉस्ट में लेके जाओ। ठीक है, तो मैंने वहीं पर स्टार लगा दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द वेजेस कॉस्ट शुड बी स्प्लिट बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। बेटे वैसे अगर ये लाइन नहीं दी होती ना तो मैं पूरी की पूरी वेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाता है, बिकॉज वेजेस आर डायरेक्ट लेबर, वेजेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। तो जो भी कुछ प्रोडक्शन से रिलेट होगा मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाऊंगा। बट क्वेश्चन चीख रहा है और वो कह रहा है आधी वेजेस तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाओ और आधी वेजेस कहाँ पे लेके जाओ, कहाँ ले जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ठीक है जी, वेजेस कहाँ है, वेजेस कहाँ है, वेजेस के साथ स्टार लगा दीजिए। बेटे इस टेक्निक से करेंगे तो जल्दी भी होगा, मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है जी, मैं स्टार लगाता जा रहा हूँ जिस जिसकी इन्फॉर्मेशन है। बैंक लोन वाज टेकन एज इन 1 जुलाई 2006। अगर ये लाइन नहीं भी दी होती तो मैं अज्यूम करता कि बिगिनिंग में ही लिया हुआ लोन। वैसे तो उन्होंने बता दिया बड़ा अच्छा एग्जामिनर है, क्योंकि हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जुलाई 2006 ही है। But still, I would have taken, pass the entry for 300 because from 1st July 2006 up to 30th June 2007, there are 12 months. And on the basis of 12 months, I have to pay 600. But I have already paid 300. It means 300 is accrual. तो मैं आ गया जी बैंक लोन के साथ। यहाँ पर आप लोन में इंटरेस्ट, लोन पेड इंटरेस्ट में यहाँ स्टार लगा दीजिए। The depreciation of 5,000 of this has been accounted. It should be classified as has not yet been accounted। होगा था ये 5,000 रुपए की डेप्रिसिएशन थी, $5,000 की डेप्रिसिएशन थी नॉन करंट एसेट में, जिसको अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है सर, तो मैं आ गया नॉन करंट एसेट कहाँ पर है, ये रहे बेटे नॉन करंट एसेट, यहाँ पे मैंने कर दिया स्टार लगा दिया। वो कहता है डेप्रिसिएशन इज ऑन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी एंड हेंस इट शुड बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैंने आपको बताया था ना, ऑल दोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल दैट डायरेक्ट मटेरियल, ऑल दैट डायरेक्ट लेबर विच इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट शुड बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके सर, आगे चलिए। मैं भूपेश आनंद लास्ट पॉइंट में पहुंच गया हूँ, लास्ट इंफॉर्मेशन में पहुंच गया हूँ। वो कहता है बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, plant and equipment. All at the date of disposal that item had a net carrying amount of $10,000. The gain or loss on the disposal should be accounted for as a cost of sales। ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ लीजिए इसको, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप आराम से पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या कहना चाह रहा है वो। बताइए साहब। वो ये कह रहा है कि वो जो 8,000 रुपये सस्पेंस में आ रहे हैं ना, वो अपने एक एसेट बेचा था और उस अकाउंटेंट बेवकूफ़ था, उसको तो बीकॉम भी नहीं किया, इसी से तो बहुत दूर की बात है, अनपढ़ है वो अकाउंटेंट। उसने 8,000 रुपये उसको पता नहीं चला कहाँ डालने हैं, उसने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए। अब पता चला कि वो हमने एक एसेट बेचा था जिससे हमें $8,000 मिले थे और वो हमने 8,000 उसमें डाले हैं और उसमें 10,000 का एसेट था, उसको 8,000 में बेच दिया, 2,000 का नुकसान हो गया। वो ये कह रहा है। ठीक है बेटे, इसकी एंट्री पास कर देंगे। तो इसको आप चेक कर लीजिए, सस्पेंस को भी आप स्टार लगा दीजिए। वैसे तो सस्पेंस में हमेशा स्टार होता ही है। ठीक है सर, अब मैं आ गया जी अपने क्लास नोट्स में। आप अपने क्लास नोट्स में आ जाए, मैं अपने क्लास नोट्स में आ जाऊंगा, हम साथ साथ करेंगे डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। बेटे अब मैंने अपने सामने हार्ड कॉपी रख दी है क्वेश्चन नंबर 2 की, कैलकुलेटर ये रहा। इरादे मेरे पूरे बुलंद हैं। मैं पहले क्रेडिट बैलेंसेस का जुगाड़ करूंगा। तो पहला क्रेडिट बैलेंस है सेल्स 1,20,000, मैंने लिख दिया, हाँ सर लिख दो, मैंने लिख दिया 1,20,000। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस है बैंक बैलेंस 4,150। बेटे मैंने कहा ना ये करंट लायबिलिटी है क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। बेटे क्रेडिट है या तो इनकम है या लायबिलिटी है, इनकम तो हो नहीं सकती बैंक, तो इट इज अ लायबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक ओवर
ड्राफ्ट 4150 सीधा आउटर कॉलम में कर रहे हैं क्योंकि स्टार तो कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 जुलाई 2006। अब देखिए, इट इज अ केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और अ पार्टनरशिप फर्म। वी विल नॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बट इट इज बेटर इफ वी प्रिपेयर अ वर्किंग नोट इन रिगार्ड टू कैपिटल, क्योंकि इसमें जो भी एडजस्टमेंट आएगी हम यहाँ पे कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल is 73,100. Discount received, and I think I have already told you discount received is your income. ठीक है जी, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EBIT के बाद, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद हम लिख रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड 2500। आराम से चलना चाहिए, कोई मुश्किल है नहीं। वैसे आपने फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिए, मेरी टेक्निक को अगर आपने फॉलो कर दिया, क्रेडिट बैलेंसेस पहले देख लिए, फिर डेबिट बैलेंसेस देख लिए, तो आराम से काम चल सकता है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्रेडिट साइड देखिए जी, 6% बैंक लोन। आपको पता है लोन आपने लिया, इट इज़ नॉट अ इनकम, इट इज़ अ लायबिलिटी, एंड दैट टू इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। तो 6% बैंक लोन 10,000। नॉन करंट एसेट्स, अच्छा अभी क्रेडिट में चल रहा है, देखो फिर मैं डेबिट में आ गया। कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, बेटा मैंने कैपिटल का अलग से कॉलम बनाया है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एड एडिशनल कैपिटल, एडिशन इन कैपिटल। अगर कैपिटल में कुछ एडिशन हुए हैं तो मैं वो यहां पर लिख दूंगा 5,000। लोन, अच्छा नेक्स्ट है जी ट्रेड पेबल 5,600। देखो मैं बार बार डेबिट में आ जाता हूं, मैंने कहा पहले क्रेडिट बैलेंसेस को करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 5,600 ट्रेड पेबल इन क्रेडिट बैलेंस है, क्या ये इनकम है? नहीं, ये लायबिलिटी है क्योंकि हमने इसको उधार में सामान खरीदा है। तो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, तो मैं करंट लायबिलिटी में दिखा रहा हूं ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 5,600। लास्ट है जी सस्पेंस, मैं इसको भी करंट लायबिलिटी में दिखा देता हूं, फिर हम देख लेंगे। सस्पेंस 8,000 मैंने करंट लायबिलिटी में दिखा दिया, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सस्पेंस को हम जनरली SOFP में दिखाते हैं, तो मैंने दिखा दिया। ठीक है था। अब मैं डेबिट बैलेंसेस में आ रहा हूं। परचेजेस, अब बेटे परचेजेस का आपको मैंने बताया ना कि हमें वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटे, अलग से एक वर्किंग नोट बनाया तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो भी आइटम कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेट करती होगी मैं यहाँ पर ही शो कर दूंगा। वैसे आपको बता दूं, ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं, फिर हम परचेजेस करते हैं, फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस वगैरह जो भी होते हैं वो ऐड कर देते हैं, फिर हम क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम कहते हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा यहाँ पर परचेजेस आ गया 60,000 रुपये, मैंने दिखा दिया जी $60,000। अभी हम डेबिट बैलेंसेस को देख रहे हैं बस। नेक्स्ट इज इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, इट इज नॉट एक्सपेंस, it is my asset, and that too it will be used while calculating cost of sales. So I am directly writing in my working note and I am adding there add opening stock in purchases. ठीक है जी। नेक्स्ट है डेबिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो बेटे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को तो हम कहाँ दिखाएंगे बेटे? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को तो हमें पता ही है, इसका माई बाप बैठा है, जिसके माता पिता हैं उसको उसके माता पिता के साथ दिखा दो बेटे 13,200। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5,600। नेक्स्ट डेबिट है जी ट्रेड रिसीवेबल्स। आप बताइए ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सपेंसेस हैं या एसेट्स हैं? एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बेटे करंट एसेट्स में दिखा दीजिए ट्रेड रिसीवेबल्स 12,200। इरिकवरेबल डेट्स, बैड डेट है बेटा, लॉस है, लॉस, लॉसेस को कहां पे शो करते हैं?
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और उसने बताया है लॉसेस को कहाँ पे ट्रीट करना है, उसने बोला भी है, अगर आप इंफॉर्मेशन देखें तो लॉसेस को उसने कहा है इट विल बी ट्रीटेड एज लॉसेस। चलिए बैड डेट्स 1550 उसने कहा जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में मानो, तो ठीक है जी, हम यहाँ पर लॉसेस को यहाँ दिखा रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1550 इररिकवरेबल डेट, इररिकवरेबल डेट, ठीक है। नेक्स्ट डेबिट है जी नॉन करंट एसेट्स, तो ठीक है जी नॉन करंट एसेट में आ जाइए, मेरे साथ साथ चल रहा है आपने, मैं इसलिए स्पीड स्लो ही है मेरी, मैंने इसको इनर कॉलम लिख दिया जी 1,02,550। नेक्स्ट डेबिट है जी लोन इंटरेस्ट पेड 300, तो लोन इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, तो लोन इंटरेस्ट पेड मैंने यहाँ पे लिख दिया लोन इंटरेस्ट, अब इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसको अभी इनर कॉलम ही रख रहा हूँ 300। ड्राइंग्स 8,000, अब बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप, तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स के लिए 8,000 के लिए अलग से एक वो बनाया था वर्किंग कैपिटल का, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ जी लेस ड्राइंग्स, आपको पता ही है ड्राइंग्स इज नॉट माई एक्सपेंस, ठीक है ना, तो आप 8,000 का यहाँ से डेबिट कर दीजिए, लेस कर दीजिए 8,000। नेक्स्ट है जी वेजेस, और वेजेस के लिए उसने वैसे बोला हुआ है, अभी हम वैसे वेजेस कहाँ दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 15,000, फिर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो देख लेंगे, इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। मैं हाथ ऊपर खड़ा करके खड़ा हो चुका हूँ, सर आपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, हाँ मैंने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, सर ऐसा क्यों, बिकॉज आप मेरे साथ साथ नहीं चल रहे, आपने इनिशियल बेसिक पोस्टिंग कर दी क्या, अगर सभी ने कर दी है तो आप कमेंट पे शो करें कि हमने कर दी है, बेटे करना जरूरी है तभी समझ आएगा, पहले कोई ऊपर से सीख के नहीं आता। अब मैं इंफॉर्मेशन में आ रहा हूं, ठीक है सर, पहली इंफॉर्मेशन है इन्वेंटरी वॉज $12,000, बेटे वो क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री एसेट है, मेरे घर एसेट आ रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ, इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे, स्टॉक इन डेबिट होगा, इन्वेंट्री डेबिट होगी, लेकिन है कहाँ से, वो परचेजेस से है, तो एंट्री लिखिए बेटे, एंट्री लिखिए, एंट्री लिखिए, पहली एंट्री हो गई डेबिट, डेबिट इन्वेंटरी, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्लोजिंग, डेबिट इन्वेंटरी, क्रेडिट परचेजेस, डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट परचेजेस, अमाउंट देख लीजिए कितना है सर, अमाउंट है 12,000, आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं। एक तो ये इन्वेंट्री को डेबिट किया, बताइए इन्वेंट्री अगर डेबिट किया तो एक्सपेंस है या एसेट है, एक्सपेंस तो है ही नहीं बेटे, ये एसेट है, एसेट साइड में जाएगा, तो आप इसको करंट एसेट्स में दिखाएंगे, ठीक है जी, करंट एसेट्स में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, लो जी इन्वेंटरी 12,000, मैं रुक गया, दोबारा एंट्री पे आ जाइए, एंट्री खुद बताएगी क्या करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। दूसरा है जी परचेजेस को क्रेडिट करना है, अच्छा परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट की बात कर रहा है तो लेस करना है, और हम कॉस्ट ऑफ सेल्स तो बना ही रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया जी मैंने 12,000 लेस कर दिया, ये लो बेटे, अगर अकाउंट ऑलरेडी है तो हमें नया अकाउंट नहीं बनाना, फिर अब ये उसके बाद ये चेक करना है कि हम वो अकाउंट जो ऑलरेडी है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में होता तो हम डेबिट ही करते ना, तो ये जो हम क्रेडिट कर रहे हैं इसका मतलब लेस करना है, डेबिट और क्रेडिट अगर है तो प्लस माइनस होगा, दोनों डेबिट है तो दोनों प्लस होंगे, दोनों क्रेडिट है तो दोनों माइनस होंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, वेजेस कॉस्ट शुड बी स्प्लिट बिटवीन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, वो कहता है जी जो वेजेस है ना उसमें आधी तो आप प्रोडक्शन की मान लो और आधी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग की मान लो, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, तो मैं आ गया जी, मैं आ गया वेजेस की तरफ, मैं आ गया जी वेजेस की तरफ, कहाँ है वेजेस, कहाँ हो वेजेस, बेटे वेजेस जो है ना 15,000 रुपये की है, तो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, सर अब हम रब कैसे करें, आप काटा मार दो, वर्किंग नोट में कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर 7,500 लिख दीजिए, और
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जहां लिखी है वहां पर 7500 ऐड कर दीजिए। वैसे इसका भी वर्किंग नोट हम बना सकते थे, इसका भी वर्किंग नोट बना सकते थे, क्योंकि इसमें 3 आइटम्स हैं जो प्लस माइनस करनी है। ठीक है जी, नहीं बनाया, बनाना चाहिए था। ठीक है, तो मैं आ गया जी वेजेस। इसमें कोई एंट्री तो पास है ही नहीं, एरर था। मैंने कहा, उसने कहा वेजेस आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स में मत डालो, आधी वहां डाल दो आधी वहां डाल दो। तो मैंने आधी वहां डाल दी, 7500 की यहां डाल दी। नेक्स्ट, द बैंक लोन वॉज टेकन एज ऑन 1 जुलाई 2006। ठीक है जी, तो मैं इसकी जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 3, आप बताइए 1 जुलाई 2006 को आपने लोन लिया, 30 जून 2007 को आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 10% का इंटरेस्ट है, 6% का इंटरेस्ट है। और ये लिया बेटा 10,000 के ऊपर, तो 600 आना चाहिए। अब 600 में से 300 तो पे कर ही दिए, इसका मतलब हमने एक चैप्टर किया था अक्रूवल्स का, इसका मतलब 300 अभी भी अक्रू कर रहे हैं। तो बताइए जी एंट्री क्या पास करेंगे, डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे। मैंने कहा जी डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे। डेबिट तो करेंगे जी वही एक्सपेंस, क्योंकि एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन वी हैव टू डेबिट फुल अमाउंट 300, क्योंकि 300 पहले ही हुआ है। और फिर इसकी अक्रूवल लिख देंगे, टू अक्रूड या अक्रूवल इंटरेस्ट 300। यही एंट्री बताई थी जब मैंने चैप्टर किया था। अब हम आ रहे हैं डेबिट, इंटरेस्ट पेड। बताइए जी इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है या एसेट है, क्योंकि हमने डेबिट किया बेटा, इट इज एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज इट इज एक्सपेंस इट विल बी शोन एज अ फाइनेंशियल कॉस्ट, और हमने फाइनेंशियल कॉस्ट में ऑलरेडी दिखाया भी हुआ है। ये देखिए 300, यहाँ पर ये भी डेबिट है वो भी डेबिट है, तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। लोन इंटरेस्ट ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, और इस एंट्री में भी हमने डेबिट ही किया है, तो डेबिट डेबिट बेटे बेटे ऐड कर देंगे 600 यहां पर आ गया। सेकेंड इफेक्ट देख लेते हैं कहां जाएगा। बेटे आप ये बताओ, अक्रूवल इंटरेस्ट क्रेडिट किया, क्या ये मेरी इनकम है या लायबिलिटी है। इनकम तो है ही नहीं, लायबिलिटी है ये मेरी, तो मैं करंट लायबिलिटी में शो कर रहा हूं। देखा, इस तरह से जब आप सोचेंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट, देखा कितना आसान हो गया। नेक्स्ट है जी डेप्रिसिएशन, वो कह रहा है 5000 है एंड इट शुड बी क्लासिफाइड एट दिस। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन 5000। तो आपको पता ही है मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज कराई हुई हैं, आप सबको मालूम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। डेबिट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन क्या डेबिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया। अब वैसे यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया तो मैं सीधा ही नॉन करंट एसेट में शो कर रहा हूँ। नॉन करंट एसेट 5000, आराम से बेटे। अब मैंने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, ठीक है जी, तो हम देखेंगे क्या कोई नया अकाउंट है, क्या डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, नहीं है। बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है या एसेट है, एक्सपेंस है, तो हमने इसको एक्सपेंस दिखाना है। बट कौन सा एक्सपेंस माने, क्वेश्चन कह रहा है इट इज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्शन एक्सपेंस। आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स अज्यूम कर लो। ठीक है जी, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में आए और हमने यहाँ पे लिखा प्लस डेप्रिसिएशन, बीच में डाल दिया था मैंने, तो जगह नहीं थी ना, तो प्लस डेप्रिसिएशन 5000। बट डबल एंट्री का तो डबल इफेक्ट होता है जनरल एंट्री का। आप बताइए इसका जनरल एंट्री का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, नॉन करंट एसेट में। 5000 से नॉन करंट एसेट लेस कर देंगे। आइए जी, नॉन करंट एसेट 5000 से लेस कर दिए, मैं यहां पर आ गया लेस 5000, तो आउटर कॉलम में हम नेट फिगर दिखा देंगे, अभी दिखाएंगे। लास्ट आइटम करने दीजिए, फिर मैं आपकी बात करूंगा। वो कह रहे जी जो सस्पेंस अकाउंट था ना, वो सस्पेंस अकाउंट 8000 का जो आप शो कर रहे हो करंट लायबिलिटी में, ये 8000 का, दिस 8000 इज ड्यू टू sale of non-current asset, due to disposal of non-current asset, and you have disposed that asset at a loss because the carrying value is 10,000 and you have disposed it at 8,000. It means 2,000 is the loss.
तो बताइए, अगर आप एसेट डिस्पोजल चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 मेरे से किए हुए हैं, तो आप बताइए जी 10,000 रुपये की वैल्यू थी जो आपने 8,000 में बेच दी, इसका मतलब 2,000 का लॉस हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। एसेट के डिस्पोज ऑफ करने से 2,000 का लॉस हो गया। 10,000 का एसेट था, 8,000 में बेच दिया, 2,000 का लॉस है। आप बताइए, जब हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? मैं वही एंट्री पास करूंगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। बेटे कैश आया, नॉन करंट एसेट गया, कैश भी एसेट है, कैश बढ़ रहा है डेबिट कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट कम हो रहा है क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि एसेट का रूल चलेगा। और लॉस, बेटे लॉस से मेरी कैपिटल कम होगी तो डेबिट करेंगे। तो बताइए जी, $8,000, $2,000 एंड 10,000, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। $8,000 डेबिट कैश कर दिया मैंने, कैश डेबिट कर दिया, कैश डेबिट कर दिया। लॉस और सस्पेंस, अब क्या है जी, उसने कहा ये जो 8,000 की एंट्री है ना, ये कैश की, इसकी उसने एंट्री क्या पास कर दी? उसने क्या पास की? उसने ऑलरेडी पास कर दी कैश डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। ये $8,000 से ये एंट्री उसने ऑलरेडी पास कर दी है, तभी तो सस्पेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। बट आपको इसको ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? आप पहली बात, कैश की जगह यहां पर सस्पेंस लिख देंगे, तो सस्पेंस क्रेडिट और सस्पेंस डेबिट खत्म हो गया। तो आपने लिखना है सस्पेंस डेबिट 8,000, इसका इफेक्ट तो ले लिया। लॉस 2,000, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। आप बताइए, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट का हम क्या करते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट शुड बी अकाउंटेड फॉर इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्वेश्चन कह रहा है, भैया मैं नहीं कह रहा, आप देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 2,000 का यहां पर ऐड कर दीजिए, मैंने यहां पे 2,000 ऐड करना है, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं लॉस ऑन सेल ऑफ या डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट 2,000। एंट्री देखिए आप पहले तो, सस्पेंस डेबिट 8,000, सस्पेंस डेबिट और क्रेडिट खत्म हो गया, लॉस मैंने कर दिया। नॉन करंट एसेट को मैं 10,000 से अब क्या करूंगा? लेस कर दूंगा। तो आइए आप एसओएफपी में और नॉन करंट एसेट में 10,000 रुपये से आप अपने अमाउंट को लेस कर दीजिए। आप आराम से मेरी बात को सुनेंगे तभी आगे चलेंगे। बेटे आप ये बताइए, मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूँ, तो आपका बैलेंस कितना आ रहा है? बेटे 10,000, ये भी कम कर दीजिए, ये कम कर दीजिए, डबल इफेक्ट ले लिया मैंने। हर एंट्री कराई है, आपके कैपलॉन में एंट्री नहीं है, फिर मैंने डबल इफेक्ट लेने की कोशिश की, आपको शो किया कि कैसे करेंगे, सारी एडजस्टमेंट्स कर दी। बेटे पहले तो क्या करो, जितने वर्किंग नोट बनाया ना उनको कंप्लीट करते हैं, उनको टोटल करते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट वहां पे जो इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आइए, वर्किंग नोट नंबर 1, 73,100 प्लस 5,000 माइनस 8,000, ये आ गया जी 70,100। कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 70,100। इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? इक्विटी में 70,100 कैपिटल बैलेंस। तो पहले हम वर्किंग नोट खत्म कर रहे हैं। मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, मैं 2 में आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स है बेटा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस निकाल रहा हूं, 2,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 7,500 प्लस 5,000 माइनस 12,000, ये आ गया जी 72,500। आराम से देख लीजिए, मैं जल्दी में नहीं हूं, मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूं। तो 72,500 में
कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा दिया जी मैंने 72,500 ब्रैकेट में। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है। 1,20,000 -72,500 ये आ गया जी 1,20,000 -72,500 ये आ गया जी 47,500। आराम से पहले वैसे तो वर्किंग नोट ही करने चाहिए, वो तो सामने आ गया था तो मैंने कर दिया। चलिए पहले वर्किंग नोट ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्किंग नोट है क्या कुछ? कोई नहीं है बेटे, कुछ भी नहीं है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। चलिए जी पहले इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आ गए, कहाँ है इनकम स्टेटमेंट? कहाँ हो तुम, कहाँ जाते जा रहे हो? ये आ गया बेटा 47,500। अब आ जाइए 47,500 में से 47,500 -13,200 -7,500 -5,600 -1,550 +2,500 ये आ गया जी 22,150। आराम से देखिए, कुछ मिस्टेक कर दी शायद मैंने। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, मैं यहाँ तक पहुँच गया जी। चलिए यहाँ तक देखते हैं। 47 दोबारा से करते, सीधे निकाल लेते हैं आंसर। 47,500 ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लेस करना है, -13,200 माइनस $7,500 -5,600 -1,550। ठीक है जी, ये सब माइनस कर दिया। करिए आप, कैलकुलेटर से करिए, आप तो आराम से बैठे। अब लोन, ये इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस है, +2,500 -600 ये फिगर आ गई जी 21,550 की। मैं रुक गया हूँ, 21,550 की फिगर आ गई है, लेकिन आपका आंसर है 20,550। तो कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, गलती कर रहे हैं बेटे हम। एक बार यहाँ देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बैलेंस कितना है। 7,500 +5,600 +1,550 14,650। अच्छा, एक हमने बैड डेट्स की एंट्री नहीं करी बेटे, 1,000 की और भी शो करनी थी, तो वो मैंने कहाँ दिखा दी? अच्छा, एक बैड डेट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक बार देखते हैं। अच्छा, बैड डेट्स वो कह रहा है 1,000 रुपए के हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में शो करने थे, तो मैं क्या करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 1,000 और ऐड कर देता हूँ। किस बात के? ये बेटे इरिकवरेबल डेट है, बैड डेट्स। अब आपके पास बिल्कुल सही आ रहा है 20,550। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हम करनी भूल गए थे, आप चेक करिए। एक इन्फॉर्मेशन थी ना $1,000 की, 1,000 बैड डेट्स की, ये इन्फॉर्मेशन है सेकंड, जो मैंने करनी छोड़ दी थी, गलती से नहीं करी। तो 1,000 यहां से कम करेंगे और दूसरा रिसीवेबल्स में से भी कम करेंगे, तो मैं 1,000 यहां से भी कम कर रहा हूं। आराम से देख लीजिए प्लीज। 1,000 रुपये मैंने वहां से कम किए और 1,000 मैंने रिसीवेबल से कम किए। एंट्री क्या हुई? डेबिट बैड डेट्स, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बैड डेट इज अ लॉस, लॉस है तो एक्सपेंस एसओसीआई में आएगा, बट वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में डालिए, तो मैंने वहां पे शो कर दिया। मैं आ गया जी 20,550 में, यहां पर आ गया सर 20,550। ये कुछ है ही नहीं, तो 20,550। यहाँ पर रिवोल्यूशन सरप्लस भी कुछ नहीं है, तो टोटल इनकम आ गई 20,550। मैं रुक गया। 20,550 को मैंने अब कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है, प्लस 20,550 प्रॉफिट ऑफ ईयर, प्रॉफिट ऑफ ईयर, नॉन करंट एसेट्स 102,550 -5,000
माइनस 10,000, ये आ गया जी 87,500। बिल्कुल ठीक है सर, नॉन करंट एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस 87,500 आ रहा है और 87,500 प्लस 12,200 माइनस 1,000 प्लस 12,000, ये आपके सामने आ गया जी 1,10,750 और यही फिगर है कैप्लॉन में 1,10,750 टोटल करा है बेटे। अब इसका बैलेंस भी 1,07,000 इतना ही आना चाहिए, तो देखते हैं सर 70,100 प्लस 2550 प्लस 10,000 प्लस 5,600 प्लस 4,150 प्लस 300 प्लस 8,000 9650। तो मैं अलग अलग भी कर देता हूँ जो थोड़ा आइडिया लगेगा। 70,100 प्लस 20,550, ये तो बिल्कुल हमारा कैप्लॉन से मिल रहा है 90650। ठीक है जी। फिर हम आ गए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 10,000, ये भी बिल्कुल मिल रहा है। हम आ गए जी करंट लाइबिलिटीज़ में 5,600, ये आ गया। सस्पेंस तो कट ही गया बेटा, सस्पेंस तो कट ही गया। टोटल कर दीजिए, आंसर आ रहा है 1,10,700, जो हमारा बैलेंस आ रहा था 1,10,700। 1,10,700 एक बार टोटल करते हैं बेटा। 700 आ रहा है या 750 आ रहा है? 9,0650 प्लस 10,000 प्लस 5,600 प्लस 4,150 प्लस 300, ये आ रहा है बेटा 1,10,700। ये तो ठीक आ रहा है। इसका मतलब एसेट्स में 50 रुपये का कहीं डिफरेंस हमने कर दिया बेटे, 50 रुपये का। हाँ बेटा ये रहा, देखो नॉन करंट एसेट का जोड़ देखो क्या है बेटे। नॉन करंट एसेट का टोटल मैंने ठीक नहीं किया, वो आ रहा है नॉन करंट एसेट का टोटल आ रहा है 87,550। देखो 102,550 माइनस 5,000 माइनस 10,000, ये आ रहा है बेटा 87,550। मेरी गलती है, मैंने एक्चुअली वो कैप्लॉन से देख लिया, कैप्लॉन में गलत है। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, टोटल देखा उसको मैंने खाली। इसके बाद यहाँ पर आपके पास फिगर आ गई 1,07,000, 1,10,700। मैं दोबारा से एक बार करके दिखा देता हूँ। ये फिगर आई 87,550 प्लस 12,200 माइनस 1,000 प्लस बेटे वो 50 रुपये का कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये मैंने कहीं कुछ गलत लिख दिया बेटे। 50 रुपये की जो फिगर है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? ठीक है, ये तो ठीक ही है। नॉन करंट एसेट में हमारे पास ये 500 रुपये का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? अच्छा बेटा मैंने गलत लिखा है, देखो ये फिगर ही 1,02,500 की है, मेरी गलती है, मैंने लिख दिया 1,02,550। देगा, इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती है। अब आप अगर ट्रायल बैलेंस को चेक करें तो उसमें नॉन करंट एसेट का बैलेंस कितना आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट का बैलेंस कितना आ रहा है बेटे? नॉन करंट एसेट्स का बैलेंस अगर मैं ट्रायल बैलेंस को कैप्लॉन से देखूं तो मुझे अभी पता चल सकता है कि कितना बैलेंस आ रहा है। ये देखिए बेटा, यहीं से गलती करी मैंने। 1,02,500 मैंने लिखा, 1,02,550, इसलिए 50 रुपये का डिफरेंस आ गया। बेटे भूपेश आनंद है, लाइव कर रहा है, कुछ छुपाया थोड़ी है, कुछ रट्टाफिकेशन थोड़ी की। आपको लाइव करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। उम्मीद है कि आप मेरी भावना पे जा रहे हैं। यू आर गोइंग इन माई इंटेंशन। आई हैव टोल्ड यू द वे इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे,
हो जाएगा बेटे, कुछ मुश्किल नहीं है। आप बताइए, जब छोटे से थे तो जब चलना नहीं आता था, गिरते थे, बार बार कोशिश की, बार बार कोशिश की, आज भागते हो, भाग मिल्खा भाग, हिम्मत नहीं हारनी है, करके दिखाना है। अभी 2 लेक्चर्स बाकी हैं, आई थिंक आप अब प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको एक वे बता दिया है, ठीक है जी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।